तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान ने इसराइल के खिलाफ ऐसा सख्त बयान दिया है जिसने ग्लोबली दुनिया को हैरान कर दिया है। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की इसराइल पर हमला कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने लीबिया और कराबख में किया था। ऐसा तुर्की ने इसलिए कहा कि वो पैलेस्टाइंस की हिफाजत करना चाहता है इसराइल की ज़ालिमाना पॉलिसीज से। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब देखना यह है कि क्या तुर्की वाकई हमला करेगा और अगर करेगा तो इसके नताइज क्या होंगे। His country could intervene in Israel's war on Gaza. He was speaking to members of his party on Sunday. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has threatened to invade Israel in support. अगर हम मिलिट्री फोर्स की बात करें तो तुर्की इसराइल से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। तुर्की की आबादी करीबन 8 करोड़ है, जबकि इसराइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। तुर्की की मिलिट्री भी काफी बड़ी है और ये थ्रेट बहुत ज्यादा सीरियस है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिलिट्री को बहुत मजबूत बनाया है। उनका डिफेंस बजट भी काफी बढ़ गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक तुर्की दुनिया की 8वीं ताकतवर तरीन मिलिट्री रखता है। ये एक इम्प्रेसिव रैंक है जो बताता है कि तुर्की ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कितनी तेजी से बढ़ाया है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ाया है, जो कि 40 बिलियन US$ है साल 2024 के लिए। हालांकि उनकी इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन तुर्की ने अपने लोगों की जरूरत को देखते हुए भी अपनी मिलिट्री को ही प्रायोरिटी दी, जिससे जाहिर होता है कि तुर्की रीजनल पावर बनना चाहता है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एर्दोगन के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि एर्दोगन को याद रखना चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर अटैक किया था और फिर उनका अंजाम सबके सामने है। ये एक बहुत कड़वी, गरूर से भरी और खुली धमकी है। इसराइल ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमेशा मजबूत बनाए रखा है और इसराइल अपने किए जुल्म और सितम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में माहिर रहा है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या तुर्की वाकई इसराइल से ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ रखता है। इस सवाल का जवाब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने कुछ हद तक दिया है, मगर असली जवाब सिर्फ वक्त ही बता सकता है। तुर्की के पास बहुत ज्यादा कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जबकि इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। इसराइल को यूएस का पूरा सपोर्ट हासिल है, जो उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसराइल के पास रिपोर्टेडली न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, जो कि तुर्की के पास नहीं है। इसराइल की मिलिट्री माइट के बारे में मैंने अपनी ईरान वर्सेस इसराइल वाली वीडियो में बात की है, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर तुर्की इसराइल पर अग्रेशन करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है, यानी बाकी नेटो मुल्क भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं तुर्की की साइड से। ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है, स्पेशली इसराइल के लिए। मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ सालों में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ये फैसला कर लेंगी कि वो तुर्की को नेटो से निकालना चाहेंगी। ये फैसला बहुत अहम होगा और इसका असर दुनिया की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि नेटो की 90% कंट्रीज इसराइल को फुली सपोर्ट करती हैं और वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुर्की या किसी और मुस्लिम कंट्री का साथ इसराइल के खिलाफ दें, और फिर उनके पास तुर्की को निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और तुर्की के साथ चंद इस्लामिक कंट्रीज ही रह जाएंगी जिनमें से शायद ही कोई एक्टिव हमला करे इसराइल पर। यह कशीदगी सिर्फ तुर्की और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सियासत और इकोनॉमी भी इस तनाज़े से मुतासिर हो सकती है। अगर तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग होती है तो मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा, जो अब भी है। ये बात शायद तुर्की भी जानता है, लेकिन उसने यकीनन लास्ट रिजॉर्ट के तहत फलस्तीनियों को बचाने के लिए धमकी दी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहता। इस तनाज़े का असर सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी है। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग से ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ सकती हैं। मिडल ईस्ट की इनस्टेबिलिटी का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ट्रेड्स और कॉमर्स भी इस तनाज़े से मुतासिर हो सकते। इस जंग का असर सिर्फ दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी, क्योंकि ये एक तरह से पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। जंग का एक और गंभीर असर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो सकता है। अगर तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग होती है तो इससे बहुत से लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ सकता है। मिडल ईस्ट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रहा है और इस जंग से ये क्राइसिस और बढ़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, मजलूम पैलेस्टाइनियंस की हिमायत के लिए यूएन को कदम बढ़ाना होगा, वरना फिर मुसलमान लीडर्स के पास शायद ये एक आखिरी ऑप्शन ही रह जाएगा कि वो इसराइल पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक करें, और इसके नतीजे में फिर ऐसे क्राइसिस तो होंगे।
देंगे। तुर्की और इसराइल के दरमियान तनाव कोई नया नहीं है, दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी तनाज़ात हैं। तुर्की ने इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी को हमेशा मजबूत रखा है। इसराइल ने भी हमेशा अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा है और तुर्की के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी हैं। ये तनाज़ात हमेशा से चलते आ रहे हैं और अब ये एक नया मोड़ ले चुके हैं। तुर्की हमेशा से मिडल ईस्ट में अपना रोल बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। लीबिया और कराबख में उसने अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन से साबित कर दिया है कि वो अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए तैयार है और ऐसा वो इसराइल के साथ भी कर सकता है। इसराइल इस एक्सपेंशन को अपने लिए एक थ्रेट समझता है और इसीलिए ये तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी इस तनाज़े में एक अहम रोल अदा करते हैं। इसराइल को यूएस का पूरा सपोर्ट हासिल है, न सिर्फ यूएस बल्कि G8 कंट्रीज का। यूएस ने हमेशा इसराइल को अपना अहम एलाय समझा है और उसकी सिक्योरिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाया है। इसराइल ने भी अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का सहारा लिया है। ये पार्टनरशिप इसराइल को बहुत मजबूत बनाती है। इस तनाज़े में पाकिस्तान भी एक अहम रोल है। पाकिस्तान हमेशा से तुर्की का करीबी दोस्त रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक अलायंसेस रहे हैं और अब भी है। पाकिस्तान और तुर्की ने अक्सर इंटरनेशनल फोरम्स पर एक दूसरे का साथ दिया है और पाकिस्तान तो शुरू से इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता। अगर तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग होती है तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पाकिस्तान का रिएक्शन और उसकी डिप्लोमेसी इस तनाज़े में बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट किया है और इसराइल के खिलाफ अपना स्टांस क्लियर रखा है। तुर्की और पाकिस्तान का मिलकर इसराइल के खिलाफ स्टांस लेना मिडल ईस्ट की सियासत में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये देखना अहम होगा कि पाकिस्तान इस तनाज़े में अपनी पॉलिसी को किस तरह से आगे बढ़ाता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तुर्की हमला करता है इसराइल पर या नहीं। आगे के ग्लोबल पॉलिटिक्स हालात बहुत अहमियत के हामिल हैं और क्या इसराइल मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म किसी तरह बंद करेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको ग्लोबली अवेयर रखने की अपनी न्यू वीडियोज में। आपका बहुत शुक्रिया।